नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आज से नए कानून में दर्ज होंगे अपराध, जल्द निपटेंगे केस। 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे ना, तारीख पर तारीख के दिन अब लद जाएंगे। एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की तय है इसमें समय सीमा। और तकनीक का इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानून का हिस्सा बनाया जाएगा। और 35 जगह टाइम लाइन जोड़ी है आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए। 14 दिन के भीतर केस का संज्ञान लेंगे मजिस्ट्रेट। कौन सा कानून लेगा किसकी जगह, और इनमें से दो तो आप देखिए अंग्रेजों के समय के हैं, जिसमें पहला आप देखिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की बात हो रही है। अब इसकी जगह कौन आया, भारतीय न्याय संहिता 2023। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 का है, इसकी जगह आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इसकी जगह आया कौन सा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के समय में हम लोग उनके गुलाम थे, हमारे ऊपर एक तरह से आजादी नहीं थी हमारी, तो उन्होंने अपने हिसाब से सभी कानून बनाए हुए थे। और हमें एक तरह से बांधे रखने के लिए, हमें गुलाम बनाए रखने के लिए वो कानून थे। और उनमें बदलाव बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब हम लोग आजाद हो चुके हैं। समय के हिसाब से कानून होने चाहिए। क्या है कानून में, नए कानून में तो पहली बार आतंकवाद को इसमें परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा की बात हुई है। पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर, जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मिलेगी। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं है, पीड़ित का पक्ष सुना जाएगा। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी होंगे डिजिटल। तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड करने का विकल्प है। 7 साल या इससे अधिक की सजा के अपराध में फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा सबूत जुटाना अनिवार्य है। छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल, छोटी प्रक्रिया में निपटारे का प्रावधान है। पहली बार के अपराधी के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर मिलेगी जमानत। भगोड़े अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी चलेगा मुकदमा। तो अच्छी पहल है, बाकी लागू होने दीजिए तो परिणाम सामने भी दिखेंगे। आईजीआई टर्मिनल 1 बंद होने से 28 उड़ानें रद्द हुई हैं, 60 विलंबित हुई हैं। नई दिल्ली की बात हो रही है। रियासी आतंकी हमला मामले में एनआईए की छापेमारी हुई है। जो आप देखिए रियासी में श्रद्धालुओं पर आतंकी हमला हुआ था ना, तो उसी की बात हो रही। देखिए एनआईए की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। डिप्टी स्पीकर के लिए सापा सांसद अवधेश विपक्ष की साझा पसंद है। ये आप लोगों ने देखा है कि स्पीकर तो ओम बिरला बन चुके हैं लोकसभा अध्यक्ष। अब लोकसभा में उपाध्यक्ष का जो पद होता है ना, उसके लिए बात हो रही है। और अभी हाल ही में आपने देखे कि लोकसभा में हमारे देश में चुनाव हुए थे। लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है, 543 सीटें हैं। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने जाते होंगे। पहली वोट डालने की उम्र 21 साल हुआ करती थी, इसे घटाकर 18 साल किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। और इनका चुनाव ये कौन करवाता है चुनाव, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना की गई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। विश्व विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई देगा 125 करोड़ रुपए। और सचिव जयसाय ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। आईसीसी की ओर से भारत को मिलेंगे, आप देखते हैं कि 20.37 करोड़ रुपए। विराट व रोहित के बाद जडेजा का भी T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले लिया है इन्होंने। और अभी हाल ही में आप देखते हैं कि जीती है ना टीम हमारी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना के बारे में याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए कुछ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना हुई थी देखिए कब, 15 जून 1909 में। और दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें बीसीसीआई की, किसकी, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ, किसकी बात कर रहा हूं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 1928 में। तो उसी की बात हो रही है।
ये केदारनाथ से 15 किलोमीटर दूर चौरावाड़ी ग्लेशियर में फिर टूटा हिमखंड, कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं होती रहती है ना। देखिए उत्तराखंड देख लीजिए, ये देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से लगती है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था इसे राज्य। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। नीट यूजी गड़बड़ी में गोधरा से स्कूल का मालिक गिरफ्तार हुआ है। ये आप देखते हैं कि नीट में जिस तरह से परीक्षाओं की धांधली की बात हो रही, एनटीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसी को लेकर आप देखते हैं परत बाई परत खुलता जा रहा है। इसकी जांच सीबीआई भी कर रहा है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं मैं अब। लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हुई है, ये आप लोगों को मालूम होगा। सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बाइडेन ने प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद कहा, हार नहीं मानूंगा। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए अमेरिका में दोनों जो उम्मीदवार होते हैं ना, उनके बीच डिबेट होती है, अच्छी बात मानी जाती है। कम से कम आप देखिए हमारे देश में भी होना चाहिए। दोनों को अपना विजन बताना चाहिए कि वो आने वाले 5 सालों के लिए क्या क्या करेंगे, और जो 5 साल गुजर गए हैं उसमें उन्होंने क्या किया है, इस तरह की डिबेट होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ नहीं होती है ना। तो अटलांटा में प्रेसिडेंशियल डिबेट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खराब प्रदर्शन के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर बाइडेन को राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटाने की मांग बढ़ रही है। हालांकि बाइडेन और उनके कैंपेनर ने कहा कि यह हार मानने वाली नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप है एक तरफ। बंगाल में तृणमूल नेता ने पंचायत में युवक व युवती को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल हो गया है। बात देखिए पश्चिम बंगाल इस तरह की घटनाओं के लिए काफी चर्चा में रहता है। और ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। और महिलाओं के साथ देखिए ममता बनर्जी के रहते हुए अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बड़ी दुर्भाग्य कहिए, क्योंकि वो एक महिला, खुद मुख्यमंत्री महिला है। देखिए कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में सीटें कितनी है बताइए आप लोग। मोदी के मन से निकला भारत, भारतीय संस्कृति व प्रतिभाओं का यश गान। यह मन की बात का 111वां एपिसोड, तीसरे कार्यकाल के पहले मन की बात कार्यक्रम से दिया विभिन्न वर्गों से जुड़ाव का संदेश। 3 प्रसंगों से जनजातीय समुदाय को छेड़ने का प्रयास। वोकल फॉर लोकल पर भी रहा इनका जोर। चलिए अच्छी बात है। और ये आपको और बता दूं, हूल दिवस से की इन्होंने शुरुआत। कहा 30 जून का यह दिन बहुत ही अहम है। यह दिन वीर सिद्धू कान्हू के अदम्य साहस से जुड़ा है, जिन्होंने आप देखते हैं कि विदेशी शासकों के अत्याचार का पुरजोर विरोध किया था। 1857 में भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी 2 वर्ष पहले 1855 में झारखंड के संथाल परगना में हमारे आदिवासी भाई बहनों ने विदेशी शासकों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। चलिए एक क्वेश्चन है आपसे मेरा, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका जवाब आप लोग जरूर दिया करिएगा। मोदी की मन की जो बात होती है, मन की बात, पहला एपिसोड कब आया हुआ था, ये आप लोग सर्च करके जो भी करना है नीचे लिखिएगा, ठीक है। अब आप देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई। और राष्ट्रीय राजधानी की बात करें दिल्ली की, तो विधानसभा में यहाँ 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको मालूम होगा। नई न्यायिक संहिता से 90 गुना बढ़ेगा फॉरेंसिक टीम पर भार। दिल्ली फॉरेंसिक लैब ने हर जिले में तैनात की विशेषज्ञ टीम। जनवरी माह से चल रहे ट्रायल में पिछले वर्ष की अपेक्षा 5 गुना घटना स्थल पर हुई पहुंची टीम है। अच्छी बात है। ये मजलिस पार्क मौजपुर लाइन पर अगले वर्ष से रफ्तार बढ़ेगी मेट्रो ट्रेन। चलिए अच्छी बात है। पेंशन भोगियों की शिकायतों के समाधान के लिए आज विशेष अभियान चलाने की बात हो रही। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों के समाधान के लिए सोमवार को एक विशेष अभियान की शुरुआत करेंगे। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में ऑनलाइन पेंशन शिकायत एवं निवारण प्रणाली पर प्रतिवर्ष लगभग 90,000 मामले पंजीकृत किए जा रहे हैं ना। थल सेना के 30वें प्रमुख बने जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और जनरल द्विवेदी के पास चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर तैनाती का लंबा अनुभव भी है। उप सेना प्रमुख थे, वर्तमान में उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी रह चुके हैं। और मध्य प्रदेश में द्विवेदी के पैतृक गांव में जश्न का माहौल भी। जनरल द्विवेदी का जन्म जुलाई 1964 में मध्य प्रदेश के गांव मुडीला मऊगंज में हुआ था। उनके पिता श्री कृष्ण द्विवेदी डिप्टी कलेक्टर थे। कुछ वर्षों पूर्व उपेंद्र द्विवेदी का मुडेला गांव आए थे। उनके थल सेना के प्रमुख बनने पर मुडेला में जश्न मनाया गया है। खुशी की बात है।
महाराष्ट्र को मिली पहली महिला मुख्य सचिव। ये सुजाता ने मुख्य सचिव का पद सेवानिवृत्त हुए नितिन करीर का स्थान लिया है। 1987 बैच की आईएएस अधिकारी है ये। देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। किससे लगती है? गोवा से लगती है। और देखिए एकनाथ शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं और 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्य विधान परिषद में 78 सीटें हैं, माफ करिएगा, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पहले नंबर पर क्षेत्रफल में राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। योगी की पसंद मनोज कुमार सिंह बने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव। दुर्गा शंकर मिश्रा हुए सेवानिवृत्त। केंद्र सरकार से नहीं मिली चौथी बार सेवा विस्तार। मनोज कुमार के नाम पर केंद्र से नहीं मिल रही थी हरी झंडी, इस बार योगी की चली है। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी है और इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिली। संसद कवर करने वाले पत्रकारों से कोविड प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया गया है। बाकी राजनीति की बातें खूब चल रही हैं। ये भारत संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यादव ने कहा कि ये आप देखिए 1,04,561 प्रजातियां हैं कवर। अच्छी बात है, ये आप देखेंगे। और ये आप देखते हैं कि इसमें 36 प्रकार की फाइला को कवर करने वाले सभी ज्ञात टेक्सा वर्गीकरण के 21 चेकलिस्ट शामिल हैं। स्थानीय संकटग्रस्त सूचीबद्ध प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया है। और बहुत सारे लोग इसीलिए तो कहते रहते हैं कि जब अगर इनकी सूचियां बन सकती हैं तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो सकती है। भारतीय सेना में पहली बार शामिल किए गए स्वदेशी चिप वाले मोबाइल बेस स्टेशन उच्च गुणवत्ता वाले सुरक्षित वायरलेस संचार के लिए होते हैं इस्तेमाल। सेना ने जेम पोर्टल के जरिए बेंगलोर की कंपनी से खरीदे 20 इकाइयां। चलिए अच्छी बात है। द्विपक्षीय सैन्य सहयोग पर चर्चा के लिए बांग्लादेश गए नौसेना प्रमुख। नौसेना प्रमुख बनने के बाद एडमिरल त्रिपाठी की पहली विदेश यात्रा है, ये जरूर याद रखिएगा। दोनों देशों की बीच सागर योजना की प्रगति पर भी हो सकती है चर्चा इसमें। और देखिए सेना से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि सागर योजना के तहत बांग्लादेश भारत का भागीदार है। उन्होंने बताया कि सागर योजना के तहत दोनों देश भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने के साथ मिलकर काम करें। देखिए बांग्लादेश से देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 में आजाद हुआ था। अब आप देखते हैं कि बाकी राजनीति की खबरें चल ही रही हैं। चलिए तो आप लोग देख सकते हैं। हमारे देश में ईमानदारी से कुछ होता है तो वो राजनीति ही तो होती है। खूब एक दूसरे पर कीचड़ की तरह उछाला जाता है, भाषा की मर्यादाएं तोड़ी जाती हैं। और राजनीति की खबरों को मैं कहता हूं कॉमेडी की तरह लिया करिएगा, क्योंकि नेताओं के बयान आजकल मायने नहीं रखते हैं। देश सेवा के लिए सदैव समर्पित रहने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पीएम मोदी ने वेंकैया पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन भी किया है। और देखिए इस पर आधारित इन पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया। आपातकाल के खिलाफ लड़ाई तथा केंद्रीय मंत्री उपराष्ट्रपति के रूप में उनके योगदान को याद किया है। बिहार में 12 दिन में छठा पुल धंसा। मैं कह रहा हूं ना कि बिहार में सुसाइड कर ले रहे हैं पुल। पेरिस ओलंपिक के लिए दिया हैशटैग। इसमें आप देखेंगे नई दिल्ली में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम सुनते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और अन्य नेता। 3 राज्यों के 40 गांवों में तैरती एम्बुलेंस दे रही है जीवन। इस सरदार सरोवर बांध के डूबे क्षेत्र में 2 चिकित्सक शेड्यूल के अनुसार दे रहे हैं सेवाएं। बड़वानी ये प्रधानमंत्री देखिए
ये संदेश दिए। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया। बहुत खुशी है कि यह अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसे और गति देने की जरूरत है। कोविड सरकार ने अपने नेशनल रेडियो पर हिंदी में एक विशेष कार्यक्रम इस वर्ष अप्रैल में शुरू किया। इसका प्रसारण हर रविवार आधे घंटे के लिए होता है। इसमें भारतीय संस्कृति के अलग अलग आप देखते हैं कि रंग शामिल होते हैं। इस पहल के लिए कोविड सरकार व वहाँ के लोगों को धन्यवाद। तुर्कमेनिस्तान में इस वर्ष मई में वहाँ के राष्ट्रीय कवि, ये आप देखें, 300वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने दुनिया के 24 प्रसिद्ध कवियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया है और इनमें एक प्रतिमा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की भी है। एक गुरुदेव भारत का सम्मान है। जून में 2 कैरिबियाई देशों सूरीनाम और सेंट विसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस ने पूरे जोश के एवं उत्साह के साथ इंडियन अराइवल डे मनाया है। यह गर्व की बात है। सऊदी अरब में पहली बार एक महिला अल हनौफ साद ने कॉमन योग प्रोटोकॉल का नेतृत्व किया। यह पहली बार है जब किसी सऊदी महिला ने किसी योग सत्र का निर्देशन किया। वहीं मिस्र में इस बार योग दिवस पर एक फोटो प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। म्यांमार, श्रीलंका, अमेरिका आदि भी योग दिवस मनाया गया। आज संस्कृत से जुड़ा एक खास अवसर है। 30 जून को आकाशवाणी की संस्कृत बुलेटिन ने अपने प्रसारण के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बेंगलोर के कब्बन पार्क में हर रविवार बच्चे, युवा और बुजुर्ग आपस में संस्कृत में बात करते हैं। वहाँ बात विवाद के कई सत्र भी संस्कृत में आयोजित किए जाते हैं और इनकी इस पहल का नाम है संस्कृत वीकेंड। इसकी शुरुआत एक वेबसाइट के जरिए समष्टि गुब्बी ने की थी। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में 65 करोड़ से अधिक लोगों ने देश के संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी अटूट आस्था व्यक्त की। इस प्रक्रिया से जुड़े सभी लोग धन्यवाद। मोदी जी ने ये अपने मन की बात में कहा है। एक देख सकते हैं हिंदी बेस्ट सेलर में कथेतर श्रेणी की सूची, प्रोफेसर की डायरी, ये लक्ष्मण यादव की है। डायनेमिक डीएम डॉक्टर हृदयाल कुमुद वर्मा, महाराणा शस्त्र वर्षों का धर्म ओमेंद्र रत्नों की है। राम फिर लौटे हेमंत शर्मा की है। और उसने गांधी को क्यों मारा, ये अशोक कुमार पांडे की है। मार्क्सवाद के मूलभूत सिद्धांत अशोक कुमार पांडे की है। जादूनामा जावेद अख्तर का सफर अरविंद मंडलोई लेखक हैं इसके। रामविलास पासवान संकल्प साहस और संघर्ष प्रदीप श्रीवास्तव की है। और भारत के वारन बफे राकेश झुंझुनवाला महेश दत्त शर्मा की है। सामाजिक क्रांति की भाग सावित्रीबाई फुले सुशीला कुमारी की एक किताब है। और देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है हिंदी, बिल्कुल अच्छी बात है। एआई से टेलीमेडिसिन की राह सुगम, 25 जांचों की रिपोर्ट मिलेगी हाथों हाथ। आईआईटी कानपुर से जुड़े स्टार्टअप का नवोदित सुदूर क्षेत्र के मरीजों के लिए होगा उपयोगी। कैसे काम करती है डिवाइस? आरोग्यम के संस्थापक पार्थ चक्रवर्ती ने बताया कि डिवाइस एआई इंजीनियरिंग पर आधारित फोटोमीटर का प्रयोग करने वाले पोर्टेबल मशीन है। इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। यह फोटोमीटर रोगियों के रक्त नमूने की रक्त आपूर्ति के आधार पर रीडिंग प्रदान करता है और पैथोलॉजी जांच के लिए जरूरी रसायन का प्रयोग कर रक्त के नमूने का विश्लेषण करने में सक्षम है। अलग अलग जांच के लिए डिवाइस के साथ अलग रीजेंट अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है और इसे मोबाइल से भी जोड़ा गया है और जिससे रिपोर्ट को दूर बैठे उस चिकित्सक तक पहुंचाया जा सकता है जो आरोग्यमय सॉफ्टवेयर के साथ जुड़े हैं। पावर बैंक से भी चलेगा ये। और ये आप देखिए इन जांचों के लिए उपयोगी है। मूत्र संबंधी 11 जांच, रक्त संबंधी जांच, बिलीरोबिन, SGPT, SGOT, कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज, एनीमिया। ये बात मुझे लगता है कि समझ के आ जाना चाहिए। अब तो पानी की कहानी, पानी की कमी अब वर्ष भर की समस्या बन चुकी है और राजधानी देख लीजिए, चाहे फिर राज्यों की राजधानी देख लीजिए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में किस तरह से पानी की कमी से लोग जूझ रहे हैं, दिल्ली में किस तरह से जूझ रहे हैं लोग। अब तो पानी के महत्व को समझ जाना चाहिए ना। गांव हो या शहर, भूजल का स्तर नीचे जा रहा है। इसकी वजह है भूजल का अंधाधुंध दोहन। हालात इस स्तर पर पहुंच गए कि इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी दी कि पानी की किल्लत भारत की आर्थिक वृद्धि पर बुरा असर डाल सकती है। एजेंसी का कहना है कि जल आपूर्ति में कमी से कृषि औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आएगी
और इससे खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ेंगी और कंपनियों और लोगों की आय कम होगी। और देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश हो गई। अगले कुछ महीनों में इतनी बारिश होगी कि अगर बारिश के पानी को स्टोर किया जाए तो इससे कई वर्ष तक देश की जरूरत पूरी की जा सकती है। सरकार ने भी इस दिशा में लोगों को जागरूक करने के लिए कैच द रेन अभियान शुरू किया है। ऐसे में यह हड़ताल अहम मुद्दा है कि खाद्य सुरक्षा आर्थिक विकास के लिहाज से पानी की उपलब्धता देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। एक कैच द रेन के बारे में याद रखिएगा, पूछ लेता है कई बार, किससे संबंधित है। समाज को लेनी होगी जिम्मेदारी, तभी पानी से समृद्ध बनेगा देश। तो आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार भारत में जिस तरह से बेहिसाब भूजल का दोहन किया जा रहा है, उसकी कीमत आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ सकती है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत की लगातार बढ़ती आबादी, औद्योगिकरण तथा शहरीकरण के कारण भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। भारत को भविष्य में पानी की कमी के कारण कृषि संकट, बाढ़, सुखाड़, महंगाई जैसी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में पानी की किल्लत को लेकर भले ही अब आगाह ही किया, लेकिन हम अपनी नंगी आंखों से यह सब होते हुए देखने लगा है। घनी आबादी के कारण बड़े शहरों का भूजल रसातल में पहुंच गया है और दूषित भी हो गया है। यही कारण है कि इन शहरों की पानी की जरूरत पूरी करने के लिए नहरों व नदियों से पानी लेना पड़ रहा है। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन की मार से गंगा जैसी बड़ी नदियों में भी पानी लगातार कम हो रहा है। भविष्य में जब नदियों में पानी कम होता है तो नहरों के माध्यम से फसलों और बड़े शहरों के लिए पानी की आपूर्ति अवश्य बाधित होती है। इसके दो उदाहरण इस वर्ष बेंगलोर व दिल्ली में जल संकट के तौर पर दिख भी चुके हैं। आने वाले समय में यह और भी बढ़ सकते हैं और अगर देश को भविष्य के गंभीर जल संकट से पार पाना है तो सुधार हेतु तेजी से कदम बढ़ाने ही होंगे। हमें जहां पानी के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने होंगे, वहीं अपनी पानी की खपत को भी सीमित करना होगा। पानी की सर्वाधिक खपत कृषि व उद्योग में होती है। इन दोनों में पानी के कम उपयोग तथा पुनः उपयोग के चलन को बढ़ाना पड़ेगा। देश में जितने भी सीवरेज शोधन संयंत्र लगे हुए हैं उनमें शोधित पानी को कृषि व उद्योग में देने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इससे जहां भूजल पर दबाव कम होगा वहीं बिजली व पैसे की भी बचत होगी। सरकारों को किसानों को कम पानी की खपत वाली फसलों की पैदावार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। किसानों को निःशुल्क बिजली देने पर भी पुनः विचार करने की आवश्यकता है। उद्योग इस्तेमाल के लिए किए गए पानी को पुनः इस्तेमाल में लाएं, इसके लिए ठोस व सख्त कदम अति आवश्यक है। उद्योगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जितना पानी उनके द्वारा उपयोग में लाया जाता है उतना या उससे अधिक पानी रिचार्ज करने का काम ईमानदारी से करना चाहिए। समाज भी पानी की बर्बादी व उपभोग को कैसे कम करे, इसके लिए ठोस पहल करने की आवश्यकता है। एक मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि देखिए, कोई समस्या है तो उस समस्या का कारण क्या है, क्यों वो समस्या खड़ी हो रही है, उन समस्या के क्या परिणाम हो रहे हैं, किस किस पर प्रभाव पड़ रहा है। अब जल संकट है तो क्यों है भैया, जल संकट के परिणाम क्या क्या पड़ रहे हैं। एक तरह से आप देखिए प्रभाव किस किस पर पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, लोगों पर पड़ रहा है, जीव जंतुओं पर पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं। फिर उसके समाधान किस तरह से हो सकते हैं उसके बारे में आपको बता देना है। इन सभी कार्यों में समाज व सरकार की साझा भूमिका आवश्यक है। इसमें कैच द रेन जैसे कार्यक्रम प्रभावी हो सकते हैं। कैच द रेन के अंतर्गत तालाबों व छोटी नदियों का पुनर्जीवन, पौधारोपण, जल स्रोतों की गणना करने और भूजल को रिचार्ज करने जैसे प्रावधान है। अब आप देखिए, इस कार्यक्रम के बारे में भी लिख दिया करिएगा, इसका जो उद्देश्य है वो भी बता दिया करिएगा। हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ले। इस वर्ष कैच द रेन के माध्यम से नारी शक्ति से जल शक्ति का संदेश दिया गया है। परिवार में पानी का सर्वाधिक सरोकार महिलाओं से रहता है। घर में खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, पोछा लगाने, पेयजल आदि के लिए महिलाएं पानी एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे में अगर देश की महिलाएं कैच द रेन कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी तो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। कैच द रेन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देश के सभी गांव के प्रधानों, सामाजिक संगठनों, जल कार्यकर्ताओं तथा सेवानिवृत्त हो चुके जुझारू लोगों के साथ जिला प्रशासन का संगठित समन्वय आवश्यक है। अगर किसी जनपद के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सभी तालाब तथा वहां की छोटी नदियों को पुनर्जीवित कर दिया जाए तो उस जनपद में कभी पानी की कमी नहीं होगी। और संकट यही है कि हमारे पास बरसात के पानी को संभालने के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं ही नहीं बची और जो पहले हुआ करती थी। और नदियों के किनारे सघन पौधारोपण करने से जहां हरियाली बढ़ेगी वहीं नदी में धीरे धीरे पानी की आपूर्ति भी बढ़ेगी। छोटी नदियों में बड़े बांध बंधे बनाने से पानी रुक रुक कर बहेगा तो भूजल को भी रिचार्ज करेगा और नदी में भी पानी बना रहेगा। अगर हम बरसात में के पानी को सजोने के साधनों को संभाल लें हम पानीदार बन सकते हैं। यह कार्यकारी सरकारी
कार्य सरकारी स्तर से हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं। इसमें समाज को भूमिका बहुत जरूरी है। समाज को भी सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ने के बजाय देश को जल समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी, तभी हमारा देश पानी के संकट से निकल पाएगा। ये आप देख लीजिए, सहेजनी होगी बारिश की बूंदें। देश में पानी का संकट बढ़ रहा है, लेकिन इसका समाधान बहुत कठिन नहीं है। मानसून की बारिश हमारे पूरे वर्ष की पानी की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। जरूरत है वार्षिक बारिश की बूंदों को सहेजने की, रोक कर एक तरह से आप देखिए रखने की। अभी आप देखते हैं बरसता है और वह कर चला जाता है, जमीन में भी नहीं जा पा रहा है। मानसून में होती है 900 मिलीमीटर बारिश। भारत में सामान्य मानसून में करीब 900 मिलीमीटर बारिश होती है। अगर हम मान लें कि मानसून की बारिश करीब 80% भारत को कवर करती है, तो एक अनुमान के अनुसार मानसून में 200 लाख करोड़ बाल्टी से अधिक पानी बरसता है। यह प्रति व्यक्ति के हिसाब से करीब 2 लाख बाल्टी हुआ। स्वच्छ पानी खेती में होता है इस्तेमाल। भारत में अपने कुल स्वच्छ पानी का 80% खेती में इस्तेमाल होता है, और विश्व के दूसरे देश की तुलना में यह बहुत अधिक है। चीन और दक्षिण अफ्रीका अपने नवीकरणीय जल संसाधनों का 64 और 62% खेती उपयोग में करते हैं। किसान, ये आप देखिए 17.74% आबादी रहती है भारत में विश्व की। 4.50 स्वच्छ जल ही उपलब्ध है देश की विश्व में। 1816 घन मीटर प्रति वर्ष थी 2001 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता। वाटर रिसोर्सेज ग्रुप का अनुमान है कि अगर हम मौजूदा दर के हिसाब से पानी की खपत जारी रखते हैं तो 2030 तक भारत के पास उसकी जरूरतों का आधा पानी ही मिलेगा। 1545 घन मीटर प्रति वर्ष रह गई, घटकर 2011 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1140 घन मीटर प्रति वर्ष रह जाने की आशंका है 2050 तक। पानी की जरूरत ऐसे हो सकती है पूरी, हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर पानी की जरूरत पूरी की जा सकती है। 200 वर्ग मीटर का एक घन मीटर प्रति वर्ष 200 कितना 2 लाख लीटर पानी संरक्षित कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार एक परिवार की पानी की एक दिन की खपत करीब 750 लीटर है। इसका मतलब हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए अपनी वर्ष भर की जरूरतों से अधिक पानी मिल सकता है। देखिए, WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। प्रति यूनिट अनाज उगाने में पानी का दोगुना इस्तेमाल। प्रति 1000 लीटर पानी से चीन 0.40 किलोग्राम चावल और 1.08 किलोग्राम अनाज का उत्पादन करता है। इतने ही पानी में भारत में सिर्फ 0.23 किलोग्राम चावल और 0.36 किलोग्राम अनाज का उत्पादन होता है। और 25% भूगर्भ जल निकालता है भारत विश्व में निकालने वाले कुल भूगर्भ जल का। किसान ट्यूबवेल पर निर्भर। भारत में बड़े बांध और नहरों का नेटवर्क है। इसके बावजूद भी किसान सिंचाई के लिए 63% पानी जमीन से निकालते हैं। सिंचाई में नहरों का योगदान सिर्फ 26% है। ज्यादा पानी की खपत करने वाली फसलों की खेती, तो भारत 14.14 करोड़ हेक्टेयर खेती योग्य जमीन में से 54% भूमि में पानी की अधिक खपत करने वाली फसलों की खेती की जाती है। और ये फसलें हैं धान, गेहूं, गन्ना, कपास। किसानों को MSP के जरिए ऐसी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। MSP किसानों की कीमतों में आप देखते हैं उतार चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करती है ना, उसी की बात हो रही है। नेशनल वाटर ग्रिड से उम्मीदें होगी तृप्त। तो आपने अपने इतिहास में सबसे खतरनाक जल संकट का सामना कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि जल संकट सिर्फ पानी की किल्लत और अप्रत्याशित बाढ़ का नहीं, बल्कि प्रदूषण, सूखती नदियां, पारंपरिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के गायब होने से भी जुड़ा है। झीलें, तालाब और पोखर अतिक्रमण का शिकार हैं। नदियों के किनारे लगे पेड़ काटे जा रहे हैं। भूगर्भ जल का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, और जिससे भूल जल स्तर, भूमि का जल, एक तरह से जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और IT राजधानी बेंगलोर में हाल ही में जल संकट का जो रूप दिखा, और उससे आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को कारोबार करने के लिए एक जगह के तौर कैसे देखा जाएगा, खासकर ऐसे समय में जब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। बाद में ये आप देखिए, बाद से बदतर हो रही जल संकट की समस्या दूर करने के लिए तत्काल ध्यान देने और जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। और पानी की किल्लत पेयजल और घरेलू वाटर सप्लाई सिस्टम को गंभीर रूप से बाधित करता है, और इसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और उनको अपनी जरूरतों के लिए पानी का इंतजार करने में काफी समय और ऊर्जा लगानी पड़ती है।
और इससे आप देखिए उनका वह समय बर्बाद होता है जिसका उपयोग वे उत्पादक गतिविधियों के लिए कर सकते हैं और कर सकते थे। पानी की कमी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, फसलों के चयन को बाधित कर सकती है। इसके अलावा और इससे पशुपालन, पोल्ट्री और डेयरी उत्पादन में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और इसकी वजह से खाद्य महंगाई बढ़ सकती है और सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। लेकिन लेकिन ज्यादा चिंता की बात यह है कि बढ़ता जल संकट अब आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को अपनी चपेट में ले रहा है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर ने हालात को और खराब कर दिया है। लू का लंबा दौर, बारिश की कमी और सूखे के हालात, ग्लेशियर का पिघलना और बाढ़ आना, यह सभी घटनाएं जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभाव को रेखांकित करती हैं। और जलवायु परिवर्तन का आर्थिक प्रभाव लोगों की मौतों, संपत्ति के नुकसान, सड़कों, पुलों और सुरंगों के विनाश, पलायन और बढ़े हुए मेडिकल खर्च के रूप में देखा जा रहा है। यह नुकसान उससे काफी अधिक है जिसका अनुमान विज्ञानियों और योजनाकारों ने काफी पहले लगाया था। सवाल यह है कि पानी की किल्लत की समस्या से निपटने के लिए हमारे पास विकल्प और समाधान क्या है। और आप देखेंगे सबसे पहले वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ाना होगा। केवल जल की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं है। देश और विशेष रूप से शहरों, उद्योगों को सुरक्षित, संग्रहित, उपचारित और मीटर से लैस जल आपूर्ति के लिए आधुनिक, कुशल, मजबूत और अच्छी तरह से जुड़े हुए बुनियादी ढांचे की जरूरत है। और मुख्य केंद्रों के अलावा आप देखिए सभी कॉलोनियों, मलिन बस्तियों, स्कूलों, बाजारों और सामुदायिक स्थानों को पानी के सुनिश्चित स्रोत से जोड़ने की आवश्यकता है। पानी की कमी को दूर करने के लिए पानी के आवंटन को तार्किक बनाना जरूरी है। मौजूदा समय में पानी का आवंटन सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए है। उपलब्ध जल संसाधन का लगभग 85 से 90% सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। सिर्फ आप देखिए 5 से 7% पानी घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए बचता है। कृषि में जल उत्पादकता को बेहतर बनाना, संकटग्रस्त आबादी और उद्योगों, रोजगार और आर्थिक विकास के केंद्रों को अधिक पानी आवंटित करने का सबसे अच्छा तरीका है। उच्च आर्थिक विकास और स्वस्थ जीवन के लिए कुल जल संसाधनों का कम से कम 10% घरेलू उपयोग के लिए और 10% उद्योगों के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। पानी का संचयन और संरक्षण पानी की किल्लत को खत्म करने में सबसे प्रभावी भूमिका निभा सकता है। भारत में बरसात के 3 से 4 महीनों में अच्छी बारिश होती है। योजनाकार जनता और जल संसाधन एजेंसियों के लिए सबसे बेहतर विकल्प यह है कि बारिश के मौसम में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध पानी को स्टोर किया जाए। छोटी बड़ी सभी एजेंसियों और हर एक नागरिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बारिश के पानी को बांधों, छोटे चेक डैमों, तालाब, पोखरों, झीलों में स्टोर किया जाए। दूसरा और ज्यादा सुरक्षित विकल्प रिचार्ज सिस्टम के जरिए पानी की जमीन के अंदर स्टोर करना है। लोग अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा कर भी बारिश के पानी को स्टोर कर सकते हैं और करना भी चाहिए। सार्वजनिक और सामुदायिक भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पानी के स्टोर करने में सक्षम योगदान दे सकता है। बारिश के मौसम को स्टोर करके हम इसका इस्तेमाल उन दिनों में अपनी जरूरतों के लिए कर सकते हैं जब बारिश नहीं होती है। और पानी की समस्या काफी जटिल है और इसके समाधान के लिए कुछ नवोन्वेषी समाधान की जरूरत है। अब समय आ गया कि सभी प्रमुख मेट्रो शहर, बड़े कस्बों, पानी पर निर्भर उद्योगों और अहम जन सुविधाओं को एक साथ जोड़ने और पानी की किल्लत होने पर आबाद जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नेशनल वाटर ग्रिड बनाने पर विचार किया जाए। यह नेशनल पावर ग्रिड की तरह ही काम करेगा, जिसके जरिए सरप्लस बिजली का उत्पादन करने वाले राज्य उन राज्यों को बिजली मुहैया कराते हैं जहां बिजली का उत्पादन कम होता है। नेशनल वाटर ग्रिड भी पानी की कमी दूर करने में मदद करेगा और इससे उन क्षेत्रों में भी पानी मुहैया कराया जा सकेगा जहां पानी की उपलब्धता बहुत कम है। और जल संकट देश के आर्थिक विकास और विकास आबादी के लिए खतरा ना बने, इसके लिए अभी से कदम उठाने की जरूरत है। गूगल मैप पर भरोसा करना पड़ा भारी, नदी में कार लेकर चले गए युवक। कभी कभी जागरूक नहीं है तो इसका भी नुकसान होता है। ये आप देखिए कनिष्क हमले के मास्टरमाइंड का महिमा मंडन, ये मृतकों के स्वजन व्यथित हुए। ये एयर इंडिया विमान कनिष्क की बात हो रही है। $2.89 करोड़ रुपए बढ़ा 9 कंपनियों का पूंजीकरण। वाहन खरीदने से लेकर मोबाइल नंबर पोर्ट कराने तक आज से होंगे यह बदलाव। देख लीजिए 1 जुलाई 2024 यानी आज से वित्तीय और सेवाओं से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहा है। इसके अलावा वाहन और मोबाइल रिचार्ज महंगा होने से आपकी जेब पर बोझ भी बढ़ेगा। देखिए 2% तक महंगे होंगे टाटा के वाणिज्यिक वाहन, 1500 रुपये तक महंगे हो जाएंगे हीरो के 2 पहिया वाहन।
मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के नियमों में होगा बदलाव। 1 जुलाई से मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के नियम बदल जाएंगे। अब यदि कोई ग्राहक अपने सिम को बदलता है, वह 7 दिन बाद ही अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करा सकेगा। अभी यह समय सीमा 10 दिन थी। ट्राई ने कहा कि मोबाइल फोन नंबर के जरिए होने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाया गया। मोबाइल रिचार्ज कराना होगा महंगा। सीबीडीटी को मिलेंगे नए चेयरमैन साहब, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को। और एनपीएस में सौदे वाले दिन ही निपटान होगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की बात हो रही है। अन्य प्रमुख तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई में ही वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार 7वां बजट है। देखिए, अभी आपने देखा होगा अंतरिम बजट आया हुआ था, अब पूरा बजट आया हुआ है। और वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। आरबीआई के कैलेंडर के अनुसार जुलाई में बैंक 12 दिन बंद रहेंगे। इसमें शनिवार रविवार के अलावा अलग अलग राज्यों के त्योहारों की छुट्टियां शामिल है। यह छुट्टियां राज्यों में अलग अलग होंगी। और देखिए, बात अगर हम लोग आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के निष्क्रिय पड़े वॉलेट 20 जुलाई को बंद हो जाएंगे। इसके दायरे में वो वॉलेट आएंगे जिनके बीते 1 वर्ष में के दौरान कोई लेन देन नहीं हुआ है, वित्त बैलेंस जीरो है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई 2024 तक आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा। हालांकि जुर्माने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक आईटीआर दाखिल किया जाएगा। जून तिमाही में 14% बढ़ा बीएसई का बाजार पूंजीकरण। नई कर व्यवस्था से आसान हुआ कारोबार। कर संग्रह के साथ राज्यों का राजस्व बढ़ा। फर्जी चालान और पंजीकरण चुनौती है। ये 2020.18 लाख करोड़ रुपए रहा जीएसटी संग्रह वित्त वर्ष 2023-24 में, जिसमें औसत टैक्स कलेक्शन 1.68 लाख करोड़ रुपए रहा। जीएसटी 2017 में लागू हुआ था ना, तो उसी की बात हो रही है। 7 वर्षों में पंजीकरण करदाताओं की संख्या 2017 में 65 लाख से आप देखिए बढ़कर 1.46 करोड़ हो गई है। औसत मासिक जीएसटी संग्रह 2017-18 में लगभग 90 हजार करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष में 1.90 लाख करोड़ रुपए हुआ। अगर जीएसटी लागू नहीं होता तो वित्त वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक राज्यों का राजस्व 37.5 लाख करोड़ रुपए होता। जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों का वास्तविक राजस्व 46.56 लाख करोड़ हुआ। जीएसटी ने राज्यों में चल रहे 495 अलग अलग आवेदनों, चालान, फार्म, घोषणाएं आदि को घटाकर सिर्फ 12 कर दिया है। ईपीएफओ से जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या 4% घटी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बात हो रही है। गारमेंट निर्यात में वृद्धि से नए रोजगार बढ़े। मई में गारमेंट निर्यात में 9.84% का इजाफा हुआ। आगामी महीने में भी यह बढ़ोतरी बरकरार रहने की उम्मीद है। यूरोप, अमेरिका से निकलने वाली मांग में तेजी के साथ चीन को मिलने वाले ऑर्डर भी भारत की ओर से हो रहे हैं। देखिए, एक और बात बता दूं आप लोगों को। निर्यात का मतलब होता है कुछ आप बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। पीयूष गोयल बोले, किसानों की मांगों के प्रति सरकार संवेदनशील है। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मैं हिंदू हूं और अपनी आस्था से प्रेरणा लेता हूं, सुनक कह रहे हैं। ईरान में सुधारवादी पेजिशकियान और कट्टरपंथी सईदी जलीली के बीच होगा अगला मुकाबला। 2005 के बाद पहली बार 2 उम्मीदवारों के बीच फिर से मुकाबला की नौबत आई है। सर्वे में दोनों से आगे चल रहे मोहम्मद बाकर का लिबाब तीसरे स्थान पर आया। 2021 में प्रतिबंध होने के बाद ईरान में राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल एकमात्र सुधारवादी उम्मीदवार मसूद पेजेशकियान सबसे आगे है। देखिए, ईरान देखने को मिलेगा। ये हमारा प्यारा भारत है, ईरान है। यहाँ चुनाव हो रहे हैं ना। अभी हाल ही में क्या हादसा हुआ था ना, जिसमें आप देखते हैं कि यहाँ के राष्ट्रपति की डेथ हो गई थी। जयशंकर पहुंचे दोहा, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर वार्ता। 8 नौसेना कर्मियों को रिहाई के बाद पहली बार विदेश मंत्री गए। शोधकर्ताओं ने रोबोट को दिया मानव त्वचा कोशिकाओं से बना चेहरा, जापान में। महिलाओं को शामिल ना करने की शर्त पर यूएन बैठक में तालिबान शामिल हुआ है। देखिए, एक और बात बता दूं। यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर है देखने को। स्विट्जरलैंड में बाढ़ आ रही है, देख लीजिए। कोनो पार्क में चीतों को वर्षा में संक्रमण से बचाव के लिए लग रही एंटीडॉट। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। अब आप देखिए,
ये खेल से जुड़ी हुई खबरें हैं। मैं पूरी शिद्दत से इस ट्रॉफी को पाना चाह रहा था। रोहित शर्मा कह रहे हैं। चलिए, खुशी का दिन है। मेजबान अंतिम 8 में काई जमाल चमके। यूरो 2024 की बात हो रही है। ये कोपा अमेरिका अर्जेंटीना ने इसने पेरू को हराया। इसमें लूस के शतक से दक्षिण अफ्रीका टीम की स्थिति बेहतर हुई है। प्रज्ञानंद ने गिरी को हराया। गुकेश ने फिरोजा से खेला ड्रा। शतरंज टूर्नामेंट की बातें हो रही है। ऐतिहासिक उपन्यासों से समुद्र लांघते महावीर। दूसरे दिन 14,000 आप देखिए 717 श्रद्धालुओं ने किया बाबा अमरनाथ के दर्शन। अमरनाथ यात्रा, जब इस तरह की यात्राओं पर जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखा करिएगा अपना। अब मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला पर अब जैन समाज का दावा। विश्व जैन संगठन की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार की है। यहाँ आप देखते हैं, कहते हैं सरस्वती मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यहाँ सर्वे भी कर रहा था। वाल्मीकि रामायण श्री गुरु ग्रंथ साहिब को विश्व धरोहर में शामिल करने की तैयारी हो रही है। यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण को नामांकित करने की तैयारी हो रही है ना। देखिए, यूनेस्को की अगर हम बात करें ना तो इसके बारे में जरूर याद रखिए। इस तरह के जितने भी संगठन हैं उनकी सबके बारे में याद रखना चाहिए आपको। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी। जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं उड़ीसा में। देखिए, यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट व्यू से ही पॉइंट मिल जाते हैं। तो आप देखेंगे कि शनि तक पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना कैसिनी ह्यूजेंस। 2004 में आज ही के दिन कैसिनी ह्यूजेंस अंतरिक्ष यान शनि ग्रह की कक्षा में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना था। इसे नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इटली की अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। इस यान को शनि ग्रह तक पहुंचने में 7 साल लगे थे। यह बड़ी उपलब्धि है। मदर के लिए आधिकारिक संदेश बना SOS। 1908 में आज ही के दिन SOS अंतर्राष्ट्रीय संकट संकेत के रूप में प्रभावी हुआ। 1906 में अंतर्राष्ट्रीय रेडियो टेलीग्राफ ग्राफिक कन्वेंशन में इसे संकट संकेत के रूप में इसे अपनाया गया था। सबसे पहले जर्मनी की सरकार ने इसे रेडियो नियमों में पेश किया। हरिप्रसाद ने बांसुरी वादन को दिलाई वैश्विक पहचान। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1938 में आज ही के दिन इलाहाबाद में प्रयागराज में हुआ था। 15 वर्ष की उम्र में बांसुरी वादक भोलानाथ की प्रस्तुति सुनने के बाद बांसुरी वादन में रुचि जगी। 1998 में ऑल इंडिया रेडियो कटक से जुड़ गए। पंडित शिवशंकर शर्मा के साथ मिलकर चांदनी, डर, लम्हे, सिलसिला, फासले, विजय, साहिवान जैसी कई फिल्मों में संगीत दिया। उन्होंने जॉन मैकल हेलिन, जैन गरबा रेक सहित कई विदेशी संगीतकों के साथ भी काम किया। बार 2002 में सन 2000 में पद्म विभूषण भी सम्मानित किए गए थे। या आप देखिए लोकगीत उत्सव। तो ब्राजील के अमेजोनस राज्य के पेरेटिस में बम्बोड्रोमो में वार्षिक पेरेंटिस आप देखिए लोकगीत उत्सव के दौरान प्रस्तुति देने बोई कैपिचोसो एसोसिएशन का आर्टिस्ट है। यह लोकगीत उत्सव देश के सबसे लोकप्रिय उत्सव में गिना जाता है। इसमें देश भर के आर्टिस्ट कला का प्रदर्शन करते हैं। भीषण गर्मी से प्रभावित हुए 61 करोड़ भारतीय। आप समझ सकते हैं। आप थोड़ा ऐसे और जूम कर लिया जाए ना। इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल देता हूं तो आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, जलवायु परिवर्तन की वजह से जून में भारत से दुनिया भर को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक स्वतंत्र समूह क्लाइमेट सेंटर द्वारा विश्लेषण के अनुसार 16 से 24 जून के बीच वैश्विक स्तर पर लगभग 5 अरब लोगों से अत्यधिक गर्मी का सामना किया है। वहीं भारत में 60 करोड़ से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। 3 गुना अधिक बड़ी गर्मी। रिपोर्ट के अनुसार 16 से 24 जून के दौरान जलवायु परिवर्तन के कारण सामान्य से 3 गुना अधिक गर्मी पड़ी। इससे दुनिया की 60% से अधिक आबादी को अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ा। अध्ययनकर्ता एंड्रयू पार्सिंग ने गर्मी के कारण चलने वाली लू को अप्राकृतिक आपदा बताया। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी 1 सदी से भी अधिक समय से कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जलाने का नतीजा है। अगर कार्बन प्रदूषण नहीं रुका तो आने वाले वर्षों में यह आपदा आम हो जाएगी। दुनिया भर में अत्यधिक गर्मी से हुई ये मौतें 1300
लोगों की मौत हुई है सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा के दौरान। 125 लोगों की मौत हुई है मैक्सिको में, 40 लोगों की मौत हुई है मिस्र के दक्षिणी प्रांत आसवान में। और देखिए सबसे ज्यादा प्रभावित सूची की में भारत टॉप पर है। यूरोप 15.2, अमेरिका 16, संख्या करोड़ में है ये 16.5, बांग्लादेश में 17.1, ब्राजील में 17.6, नाइजीरिया में 20.6, इंडोनेशिया में कितना 23.1, चीन में 57.9 और भारत में 61.9। और 100 से अधिक मौतें हुई भारत में। जून में भारत ने अपने सबसे गर्म दिनों में से एक अनुभव किया है। यहाँ 40,000 से अधिक संदिग्ध हीट स्ट्रोक के मामले और 100 से अधिक गर्मी से संबंधित मौतें दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल से जून की अवधि के दौरान देश के लगभग 40% हिस्से में लू वाले दिनों की संख्या सामान्य से दुगनी दर्ज की गई है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। कई स्थानों पर रात का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। सफेद दाग से पीड़ित 10% गंभीर दुष्परिणाम सामने पहुंचते हैं, एम्स कह रहा है। चलिए ये भी याद रखिएगा। बचपन में प्रदूषण में रहने वालों में आगे चलकर ब्रोंकाइटिस का खतरा होता है। ये आप देखते हैं कि इस कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें 82% डॉक्टर पेशे में महसूस करते हैं तनाव। राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस है ना आज 2024। 1661 डॉक्टरों के सर्वेक्षण में 46.3% डॉक्टरों को हिंसा का डर रहता है। 13.7% डॉक्टरों को आपराधिक मुकदमे का डर रहता है। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं डॉक्टर। क्यों मनाते हैं, ये जरूरी रहता है। और देखिए डॉक्टरों को सम्मानित एक तरह से करने के लिए उद्देश्य हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 1 जुलाई 1882 को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्म हुआ था। वे एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। पश्चिम बंगाल राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। इस दिन डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में उनके योगदान को याद किया जाता है। उनके इस योगदान को देखते हुए 1976 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत में पहली बार डॉक्टर्स डे 1991 में मनाया गया था। भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे के रूप में घोषित किया गया। 2024 की थीम की हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे का थीम अलग होता है। इस साल थीम है हीलिंग हैंड केयरिंग हार्ट है, जो डॉक्टरों द्वारा अपने चिकित्सा अभ्यास में लाए जाने वाले समर्पण करना और सहानुभूति पर आप देखिए। चलिए चोरी ना हो जाए, जंजीरों से बांध दी लैंड रोवर, ये लंदन की बात हो रही है। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो न्यूज वाला सेक्शन है उसकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। और नया महीना शुरू हो चुका है तो एक नई ऊर्जा के साथ आप लोग बढ़िएगा। ठीक है, धन्यवाद आपका।